पिछले एपिसोड के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि सुन ने एक बहुत ज्यादा बड़े एरिया के अंदर आग लगा दी थी, जिसकी वजह से कई सारे अवेकर्स उसको रोकने के लिए आ गए थे। वहाँ पर कई सारे अवेकर्स के साथ सुन की एक इंटेंस बैटल होती है, पर केवल सुन सभी से अपने आप को डिफेंड कर रहा था और डू ये समझ चुका था कि सुन यहाँ पर किसी इंटेंशन की वजह से ये सब कर रहा है, इसलिए वो इसके बारे में सुन से पूछता है। पर सुन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूंगा। इसलिए उन दोनों के बीच में भी एक लड़ाई होने लगती है, पर यहाँ पर डुआई का एक भी अटैक सुन को नहीं लगता और न ही किसी अवेकर का कोई अटैक लग पाता है। डुआ ये देखकर समझ जाता है कि सुन एक ए रैंक के अवेकर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और सुन भी उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, अब ये सब देखकर तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि तुम लोगों में से कोई भी मेरे लेवल के आसपास भी नहीं है। और तभी बिल्डिंग से कूदकर बाकी भी जितने अवेकर्स उसके ऊपर होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं और वो डुआई से पूछते हैं कि आप ठीक है। तो डुआई उसे बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर साथ ही वो उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और डुआई उससे आगे कहता है क्योंकि मुझे एजेंसी के अंदर कॉल करना है जिससे मैं वहाँ के जितने भी अवेलेबल अवेकर्स हैं उन सबको यहाँ पर बुलवा सकूँ। अब सभी अवेकर्स फिर से सुन से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़का फिर से सुन के ऊपर आकर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुन बड़े ही आराम से उसके ऊपर से जंप करते हुए उसके सिर पर लात मारकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुन पर चिल्लाते हुए कहता है, ए कमीने, क्या तुम उससे यहाँ पर ढंग से लड़ाई नहीं कर सकते। तो उसका साथी उससे कहता है कि वो इंसान हमसे हर तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने सुना है कि इसे अपने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर किए हुए 2 साल से भी ज्यादा नहीं हुए हैं। तो लड़का भी गुस्से में कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था और ये कमीन एक मैजिक सोर्ड्समैन है, पर ये यहाँ पर जानबूझकर हम लोगों से केवल अपनी तलवार से ही फाइट कर रहा है। और डुआई भी सुन की एबिलिटीज को देखकर काफी सरप्राइजिंगली कहता है, अमेजिंग स्किल्स, और इसने अभी तक अपने रियल पावर्स को शो भी नहीं किया है। इतना ज्यादा पावरफुल इंसान और इतनी ज्यादा ताकत के साथ एक ऐसा इंसान जिसने अभी तक अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था, पर आखिर वो अभी तक का इंतजार क्यों कर रहा था। उसे अभी भी सुन के इंटेंशंस के बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुन यहाँ पर क्या करना चाहता है। और वो आगे कहता है कि मैं एक चीज पूरी तरह से समझ चुका हूँ, ये यहाँ पर जो हम लोगों को दिखाना चाहता है हम लोगों में से कोई भी इसके लायक नहीं है, क्योंकि किम सुयुन एक एस रैंक का अवेकर है या उससे भी एक हाई रैंक का अवेकर है। जो कहते हुए वो भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, इसलिए वो अपने सभी साथियों को रोकते हुए कहता है कि जब तक हमारा बैकअप यहाँ पर नहीं आ जाता हम लोगों को इसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें बस इसके अटैक से अपने आप को डिफेंड कर रखना है। सुन ये देखने के बाद खुश होते हुए कहता है कि किम डीवाई, जैसा मैंने तुमसे सोचा था, तुम सिचुएशन को काफी ज्यादा अच्छे से रीड कर लेते हो, इसलिए तुमने अपने सभी साथियों को रोक दिया जिससे वो लोग अपनी ज्यादा एनर्जी को बर्बाद ना करें जब तक सिचुएशन पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती। और साथ ही सुन हम लोगों को बताता है कि यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को रिवील करने का और यहाँ पर ये सब करने के 2 रीजंस हैं। पहला, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इन अवेकर्स के अंदर कितनी पावर है जो लोग यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, और दूसरा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का सपोर्ट लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रिवील कर दूंगा कि मैं यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट नहीं हूँ तो क्यूआंटा एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पर किसी के लिए भी जरा सी भी मदद नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब आउटब्रेक के लिए नहीं, ये सब इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अगर सभी लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तबाही हुई है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी और यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए लोगों को भेजना होगा, क्योंकि आउटब्रेक केवल 2 घंटे में होने वाली है। और डुआई भी यहाँ पर सोइन की थोड़ी बहुत इंटेंशंस को जानता था, इसलिए वो ये समझ गया था कि वो उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करने वाला, और बस वहाँ पर लोगों के थोड़ी देर वेट करने के बाद ही थोड़ी देर में वहाँ पर व्हाइट कपड़े पहने हुए कई सारे लोग आ जाते हैं, जो की वहाँ पर आते ही डुआई से कहते हैं कि रिइंफोर्समेंट यहाँ पर आ चुकी है। और डुआई ये आवाज सुनकर कहता है ये तो वही लोग हैं। सुन भी उसको देखकर काफी सरप्राइज था और वो लोग भी कहते हैं ये तो वही हैं। डुआई उस टीम को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और वो ये देखकर कहता है लगता है कि डायरेक्टर सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और साथ ही वो लोगों के बारे में भी बताता है कि नेशनली अवेकन ऑर्गेनाइजेशन अवेकन मैनेजमेंट ब्रांच की डायरेक्ट स्पेशल फोर्स जिसका नाम एक्ट है। और सुयुन भी उसके लीडर को देखते हुए कहता है कि बहुत समय हो गया, हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले थे। और वो पीले वालों वाला लड़का ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है ये तो वही इंसान है। और योंगू को देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि सर योंगू, टीम के अंदर एक स्लॉट खाली कर दीजिए क्योंकि मैं आपकी टीम के अंदर ज्वाइन होना चाहता हूँ। ये देखकर एक दूसरा अवेकर नर्वस होते हुए कहता है सच में तुम तुम्हारे बिजनेस को स्प्रेड करना काफी अच्छे तरीके से जानते हो। और सोइन भी योंगू को देखकर कहता है अपनी पास्ट लाइफ के अंदर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक का अवेकर है जिसको मैं जानता था। और योंगू अपने साथी से यहाँ की इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ की सिचुएशन कैसी है, तो वो उसे यहाँ की सिचुएशन बताते हुए कहता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोइन ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सी रैंक के अवेकर के तौर पर करवाया था, पर उसके रियल स्किल्स एस रैंक के अवेकर के हैं या वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और डुआई उन लोगों को देखकर उन लोगों से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सोइन यहाँ पर हमारे कैप्टन योंगू से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर वाइस कैप्टन चिल्लाते हुए
कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे किस तरीके की बातें कर रहे हो वाइस चीफ। लगता है कि तुम इससे काफी लंबे समय से लड़ने की वजह से काफी ज्यादा डर चुके हो। और हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि ये एक्ट का वाइस लीडर है और इसका नाम कैन है। कैंग सुन को देखकर कहता है ये तो देखने में एक छोटा सा बच्चा लगता है, पर यांगो उसे बताता है कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये हमारे लिए फॉरबिडन है। ये सुनकर वो पूरी तरह चुप हो जाता है। इसलिए यांगो वाइस कैप्टन से बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर हमारा दुश्मन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं अपने दुश्मन से लड़ने के लिए इन लोगों के बाद जाऊंगा। और यांगो के कहते ही उसके जितने भी साथी होते हैं सभी बिल्डिंग से कूदकर सोयून से लड़ने के लिए नीचे कूद जाते हैं। पर डुआ ये देखते हुए यांगो से बोलता है भले ही आपके स्टूडेंट क्यों ना हो और एक ए रैंक के अवेकर क्यों ना हो, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सब मिलकर भी उसका सामना कर सकते हैं। तो यांगो बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी टीम के सभी फाइटर्स सभी अवेकर से पूरी तरह से अलग हैं। और यांगो और सोयून एक दूसरे के सामने थे और सोयून ये देखकर कहता है ये बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। फिर हमें सोयून के पास लाइफ के कुछ सीन दिखाते हैं जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि सोयून के पास लाइफ के अंदर जब वो सुन किम था तो यांगो ही था जिसने उसे ट्रेन किया था और उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। यानी यांगो सोयून की पास्ट लाइफ में उसका टीचर था। इसलिए सोयून अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं क्या सच में आपके स्टूडेंट अभी भी उतने ज्यादा टैलेंटेड हैं जितने की पहले हुआ करते थे। जिसके बाद सोयून एक पावरफुल स्टैंड लेते हुए एक्ट के सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनको देखते हुए कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं ये खुद से ही चेक कर लूं कि आखिर ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। सोयून भी उन लोगों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और सभी सोयून के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तभी वो लोग सोयून की तरफ भागना चालू कर देते हैं और सभी लोग टीम फॉर्मेशन बनाकर सोयून का सामना करने वाले थे। वो लोग सभी सोयून को घेर लेते हैं जो देखकर सोयून और बाकी अवेकर्स भी थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। वो अचानक से एक्ट के सभी टीम मेंबर्स सोयून के अराउंडिंग में सर्कल बनाकर घूमने लगते हैं। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है। ये देखकर ऐसा लगता है कि ये तो एक बेवकूफों जैसा स्किल है। पर डू यू ये सुनकर लोगों को समझाते हुए कहता है तो लोगों को ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बस ये लोग यहाँ पर सर्कल में भाग रहे हैं, पर वहीं हमें एक्ट के सभी अवेकर्स को भी दिखाते जो अपनी तलवारों को लेकर अपने हथियारों को लेकर सोयून से लड़ने के लिए पूरी तरह से अलर्ट थे। और सोयून भी ये देखकर समझ चुका था कि वो लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं और वो लोग सर्कल फॉर्मेशन बनाते हुए सोयून के ऊपर हर जगह से अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो सभी अवेकर्स चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो एक इनक्रेडिबल बैरियर है। और डुआ उन लोगों को इसके बारे में समझाते हुए कहता है कई सारे अलग अलग तरीके के अटैक डिफरेंट पैटर्न्स वो भी एक सिंगल टारगेट के ऊपर अटैक करते हैं, तो उसका इस चीज के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आकर वो यहाँ पर किस चीज को ब्लॉक करे, जिसकी वजह से उसके हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पर टारगेट के संभलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और यहाँ पर ये अटैक सिस्टम एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को कंबाइन करते हुए बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लोज लगाता है और ये एक बहुत ज्यादा ग्रेट कंबाइंड अटैक है जो कि ज्यादातर बॉसेस और मॉब्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और यांगो भी ये देखकर कहता है द परफेक्ट कंट्रीब्यूटिंग अटैक, ये हमारी टीम स्पेशल एक्ट की आइडेंटिटी है। और कैंग सोयून के ऊपर अटैक करते हुए सोयून से हंसते हुए कहता है यहाँ पे एक चूहे की तरह भागना बंद करो और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। जो कहते हैं वो पीछे से सोयून के ऊपर अटैक कर देता है पर सोयून सही समय पर उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर बाकी अवेकर्स हैरान होते हुए कहते हैं इसने यहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर दिया, पर कैंग बताता है कि नहीं, इसने यहाँ पर मेरे अटैक को डॉज किया है इसलिए इसे फिर से ग्राउंड से कांटेक्ट बनाना होगा। पर यहाँ पर कैंग की तलवार जमीन पर धसी हुई थी जिसकी वजह से जमीन पे भी क्रैक आ गए थे और इस वजह से सोयून का बैलेंस वहाँ पर नहीं बन पाता। और कैंग भी इसी बात को समझाते हुए कहता है कि बिल्कुल इसी तरीके से इसका बैलेंस यहाँ पर नहीं बन पाएगा। और जैसे ही सोयून का बैलेंस यहाँ पर बिगड़ता है तो वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता कि उसके पीछे से कई सारी चेन्स उसको आकर पकड़ रही है। और हमें आगे दिखाते कि एक्ट के सभी मेंबर्स ने सोयून को अपनी मानव चेन से पूरी तरह से जकड़ लिया था और वो इतना बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। ये देखकर बाकी अवेकर्स काफी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। फिर कैंग अपनी तलवार को आगे घुमाते सोयून के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। सभी लोग इस धमाके के प्रेशर को देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं लगता है कि लोगों ने सच में यहाँ पर सोयून को मार दिया। इसलिए एक्ट के बाकी लोग भी कैंग से कहते हैं कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ पे से आराम से रहना है। पर तभी धुएं के अंदर से हमें सोयून को बाहर आता हुआ दिखाते हैं जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके थे और सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और यांगो भी ये देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और वो भी अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था जो कि वो अपने सामने देख रहा था। और हमें वहीं सोयून के पीछे कैंग को दिखाते हैं जिसको उसने उसकी तलवार से उन्माना की चेन से बांध दिया था और वो इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बंधा हुआ था जिसकी वजह से वो भी चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये तुमने यहाँ पर कैसे कर दिया। ये देखकर एक्ट के मेंबर कहते हैं हमारी फॉर्मेशन यहाँ पर काम नहीं करी, कि यहाँ पर हम लोगों से कोई गलती हो गई है।
तो कैंग चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, इस कमीने को हमारे प्लान के बारे में शुरू से ही पता था कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ये देखकर वो लोग काफी हैरान हो गए थे और कैंग उन लोगों को आगे बताता है, जैसे मैंने इस कमीने के ऊपर अपनी तलवार से अटैक किया था और उसने अपनी बॉडी को घुमाते हुए मेरी तलवार के कट का इस्तेमाल करते हुए चेन को पूरी तरह से काट दिया था और फिर उन्हीं चेन का इस्तेमाल करते हुए उसने मेरी ये हालत कर दी। डूई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और वो ये देखकर कहता है, अगर इसके पास यहाँ पर ग्रेट बैटल रिफ्लेक्सेस क्यों ना हो, तब इतने ज्यादा कम समय के अंदर कोई भी इस चीज के बारे में नहीं समझ सकता कि आकर उसको यहाँ पर क्या करना है। और यांगो भी ये देखकर समझ गया था कि यहाँ पर उसकी टीम मेंबर्स इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो भी अपनी तलवार को निकालते हुए सोइन से कहता है, मुझे शुरू में ही ये देखकर समझ जाना चाहिए था कि कोई भी तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता। क्या तुमने तुम्हारा नाम सोइन बताया था? चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर मेरा सामना कैसे कर सकते हो। जो कहते यांगो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और डुआ यांगो से बोलता है कि लीडर, सभी अवेकर धीरे धीरे करके यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो गए हैं, इसलिए प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ज्यादा तबाही ना मचे। तो यांगो कहता है कि जरूर, मैं इस चीज की बहुत कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर यांगो और सोयन की लड़ाई देखने के लिए कई सारे अवेकर आ चुके थे जो की यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के तौर पर आए थे, पर अब सभी लोगों को यहाँ पर सोयन और यांगो की फाइट देखनी थी। सोयन भी ये देखकर कहता है कि यहाँ पर कई सारे अवेकर इकट्ठा हो चुके हैं और सोयन आगे कहता है कि एक लंबे समय से मैं ये चाहता था कि एक दिन मैं इनसे फाइट करूं और आमना सामना करूं, पर अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये समय बिल्कुल सही है। जो कहते हुए सोयन अपनी तलवार को नीचे गिराते हुए अपने आप को सरेंडर कर देता है। ये देखकर यांगो काफी हैरान हो जाता है, सभी अवेकर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। ये सुनते ही सभी लोगों के बीच में खलबली मच गई थी और सभी लोग ये सुनकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि सोयन अभी तक सभी लोगों से लड़ रहा था, पर यांगो के आते ही उसने यहाँ पर हार मान ली। सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अभी अभी इसने कहा कि ये यहाँ पर हार मान रहा है, पर आखिर इसने ऐसा क्यों कहा, या कि यहाँ पर हार कैसे मान सकता है, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यांगो भी सोइन से पूछता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। तो ये सुनकर सोइन उससे कहता है कि जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरीके से लड़कर अपनी जरा सी भी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब असली लड़ाई तो बस शुरू होने वाली है। सोइन के ये कहते ही वहाँ पर पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है और सभी के सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया है, पर जैसे डुआई ऊपर की तरफ देखता है तो वो वहाँ पर ग्रीन डंजन को अपीयर होता हुआ देखता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो गया था और वो ये देखकर कहता है कि तो ग्रीन कलर का डंजन है। और तभी अचानक से वो डंजन अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और वो एक आउटब्रेक में बदलने लगता है। ये देखकर कैंग भी काफी हैरान हो गया था और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक आउटब्रेक है। ये देखकर सभी अवेकर्स काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि अचानक से यहाँ पे एक आउटब्रेक कैसे हो सकता है, वो भी डंजन के अपीयर होते ही। परसों इन सभी का ध्यान उसकी तरफ खींचते हुए कहता है कि जैसा तुम लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर डंजन के अपीयर होते ही यहाँ पर एक अचानक से आउटब्रेक ऑक्योर होने लगा है, पर अभी तो ये शुरुआत है, ये भी और भी ज्यादा बढ़ेगा। जो कहते हुए स्वेन फिर से अपनी फ्लेम्स को अपने पास एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की सभी फ्लेम्स इकट्ठा होकर स्वेन के पास एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है। ये देखकर डुआई हैरानी के साथ कहता है, ये अपनी फ्लेम्स को फिर से अपने पास एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे लगा ही था कि ये इसकी किसी तरीके की पावर है। और स्वेन उन लोगों से आगे बोलता है कि सब सिचुएशन के लिए मुझे माफ कर देना कि यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया, और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम लोगों को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने तुम लोगों को सच नहीं बताया था। इसलिए मैं यहाँ पर तुम सभी अवेकर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो कहते ही स्वेन ने अपनी डिवाइन फ्लेम्स को फिर से अपने ओरिजिनल कलर में लाते ही अपने मास्क को हटा दिया था, जिससे यहाँ पर स्वेन की रियल आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील हो चुकी थी। और स्वेन उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए आगे कहता है कि प्लीज मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा साथ देते हुए इस आउटब्रेक का मेरे साथ सामना करो और यहाँ पर मेरे साथ मिलकर इस सिटी आनियान को बचाने में मेरी मदद करो। हाकजन स्वेन की आइडेंटिटी को जानने के बाद काफी एक्साइटेड होता है, पर वो काफी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था, मुझे पहले से ही लगा था कि ये वही सोयुन है। और सुन उस आउटब्रेक को देखते हुए कहता है कि आनियान सिटी के अंदर अचानक से एक आउटब्रेक सडनली अपीयर हो गया, और ये कैसा नेचुरल डिजास्टर है जो कि इस दुनिया ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। पर साथ ही वो हमें आउटब्रेक होने का रीजन भी बताता है। अगर किसी डंजन की इवेंट को ढंग से क्लियर ना किया जाए और समय के साथ वो एक आउटब्रेक के अंदर बदल जाता है, पर यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से अलग है, क्योंकि यहाँ के डंजन की अपीयर होते ही ये एक आउटब्रेक के अंदर बदलने लगा है। जिसके बाद सोइन डुआई से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हैं, तो वो उसे बताता है कि लगभग हमारे पास यहाँ पर 100 लोगों से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। ये सुनकर सोइन उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे कॉपरेशन के लिए शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी इंटेंशन को समझते हुए यहाँ पे इतने सारे लोगों को बुला लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर डुआई शर्मिंदा होते हुए कहता है कि इसमें मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब तुम्हारे टेररिस्ट वाले सीन की वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, वरना हम लोग कभी भी इतने ज्यादा रेनफोर्समेंट को इतनी ज्यादा जल्दी गैदर नहीं कर पाते। ये सुनकर एक अवेकर कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो वहीं खड़ा दूसरा अवेकर कहता है इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इन लोगों को पहले से ही पता था कि आउटब्रेक यहाँ पर होने वाला है। पर तभी उन्हें पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जरा ऊपर देखो।
और वहाँ डंजन के अंदर हमें क्लॉक दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक डायनासोर जैसा मॉन्स्टर निकल कर आ गया था। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वो लोग कहते कि आउटब्रेक के अंदर से मॉन्स्टर्स आना चालू हो गए हैं। ये सच में ऑफिशियल आउटब्रेक है जो कि पूरी तरह से चालू हो चुका है। सभी लोगों को इसके लिए तैयार होना होगा। और डुआई भी ये देखकर काफी घबराया हुआ था और वो ये देखकर कहता है सच में ये तो एक ग्रीन कलर की डंजन आउटब्रेक है। और तभी अचानक से उसके अंदर से कई सारे हजारों की मात्रा में मॉन्स्टर्स निकल कर नीचे आना चालू हो जाते हैं और एक ग्रीन कलर का गॉब्लिन जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर अचानक से जमीन पर आ जाता है जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। और वो मॉन्स्टर सीधे आकर एक आदमी के ऊपर क्रैश करता है जिसकी वजह से वहाँ पर वैसे ही कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जो ये देखकर काफी हैरान हो गया था और वो कहता है कि इसने यहाँ पर आते ही कई सारे लोगों को ऐसे ही मार दिया। पर पीछे खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए इसे वार्न करते हुए कहते कि आखिर तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, अगर तुम वहाँ से जल्दी से नहीं आए तो तुम भी वहाँ पर मारे जाओगे। पर वो तो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसके पैर भी काम नहीं कर रहे थे और वो तो रोना चालू कर देता है। और हमें आगे दिखाते कि वो मॉन्स्टर अपने एक जोरदार पंच बनाकर उस अवेकर की जान को लेने वाला होता है और जैसे ही वहाँ पर पंच मारता है तो वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और पूरे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस अवेकर को तो ऐसा लगने लगा था कि अब वो मर चुका है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर यांगू खड़ा हुआ था जिसने उसकी जान बचा ली थी। ये देखकर वो काफी हैरान हो गया था और यांगू भी ये देखकर कहता है ये तो पागलपन है, ये एक मॉन्स्टर रेड या ऑरेंज कलर की डंजन के बॉस की जितना पावरफुल है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यांगू जल्दी से उसके हाथ को पीछे करते हुए उस अवेकर से कहता है अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर ध्यान दो। जो कहते हुए उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और दूसरी तरफ कैंग अपने ऑफिस में कॉन्टेक्ट करते हुए उन लोगों से कहता है कि जितने भी अवेकर्स हो जल्दी से उन लोगों को फाइट के लिए भेज दो। ये सुनकर वो घबराते हुए कहते हैं कि मास्टर आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, क्या आप लोग वहाँ पर उसको मारने के लिए काफी नहीं है। पर वही हमें अचानक से कैंग के पीछे से डिवाइन फ्लेम्स को आता हुआ दिखाते हैं जो देखकर कैंग भी काफी कंफ्यूज हो गया था और सुन उसके पीछे से आते हुए कहता है कि सभी अवेकर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना है। जैसे तुम यहाँ पर ये नोटिस नहीं कर पाए कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वही ये कैसी सिचुएशन है जहाँ पर तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शांत रहना चाहिए। इसलिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो एक्ट है जो कि ऐसा कर सकती है। अपनी एबिलिटीज का बेस्ट इस्तेमाल करो और पूरी चीजों के ऊपर ध्यान दो। जो कहते ही सुइन आउटब्रेक की तरफ जाने लगता है पर कैंग को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है, आखिर ये यहाँ पर मेरे मास्टर की जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन क्यों बोल रहा था। और हमें सुइन को हवा में दिखाते जहाँ पर उसके सामने हजारों की मात्रा में कई सारे मॉन्स्टर्स थे और ये सीन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जहाँ पर सुइन अपनी तलवार को घुमाते हुए डिवाइन फ्लेम्स के एक फुल ब्लो को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से कई सारे मॉन्स्टर्स तो स्लैश की पावर की वजह से कट के गिर जाते हैं और कई सारे मॉन्स्टर्स जलकर पूरे से झुलस कर मारे जाते हैं। और ऐसा करके सूर्य ने एक ही ब्लो में कई सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था जिसके बाद वो जाकर एक दीवार के ऊपर खड़ा होकर अपने मन में कहता है हांग्यू यहाँ पर इतने कैपेबल है कि वो ग्रीन डंजन के अंदर से आने वाले जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको संभाल सकते हैं। और यहाँ पर एक्ट के हमारे साथ होने की वजह से अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी की भी चिंता करने की जरूरत है। पर साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हुए टेंशन में कहता है यानी आखिरकार अब तुम सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और सुन के ये कहते उसके सामने एक बहुत ज्यादा खतरनाक वॉयलेट कलर का ड्रैगन आने लगा था। डुआई भी इग्लॉस का साइज देखकर उसकी पावर्स को सेंस करने के बाद काफी घबरा गया था क्योंकि इग्लॉस एक बहुत ज्यादा खतरनाक और एक हाफ ड्रैगन है, यानी वो इन सभी मॉन्स्टर से 4 या 5 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए वो अपने साथियों से पूछता है कि आखिर यहाँ से लोगों को निकालने में और कितनी देर लगेगी। तो वो उसे बताता है कि हम लोगों ने आधा काम कर दिया है और बस आधा और बाकी है। ये देखकर वो थोड़ी टेंशन में कहता है यहाँ पर सुन की वजह से हम लोगों ने ज्यादातर लोगों को पहले ही निकाल दिया था जिसकी वजह से अभी तक भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। पर हमें जितने ज्यादा जल्दी हो सके सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में करना होगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो केवल आनियन सिटी ही नहीं यहाँ पर पूरी कंट्री तबाही की कगार पर आ जाएगी। अब हमें दिखाते कि ज्यादातर अवेकर्स मॉन्स्टर से लड़ने में लगे हुए थे पर कई सारे अवेकर्स ऐसे भी थे जो कि वहाँ पर बचे हुए लोगों को वहाँ से निकाल रहे थे। उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा जाता है कि मॉन्स्टर्स को नीचे आने से रोको, कोई भी मॉन्स्टर यहाँ से आनियन सिटी को छोड़कर न जाने पाए, केवल यहाँ पर अवेकर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और सभी लोग यहाँ पर शांत रहो। सभी अवेकर्स मॉन्स्टर्स को मारने में लगे हुए थे पर उनकी गिनती थी कि जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लोग काफी टेंशन में थे और वो रेगुलर लड़े जा रहे थे। तभी डुआई का ध्यान ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़े सुयुन के ऊपर जाता है जो की काफी इंटेंस लुक दे रहा था और उसके अंदर से निकलने वाली वाइब सच में काफी ज्यादा सीरियस थी। डुआई उसको देखते हुए कहता है कि इस समय पर केवल यही हमारी होप है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या ये इसके लिए मुमकिन है कि ये याबस ड्रैगन का सामना करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को भी हरा सके। पर वहीं डुआई का ध्यान दूसरी तरफ होने की वजह से उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी टेरेबल था और ये देखकर समझ में आ जाता है कि उसके ऊपर एक हिट होने वाला है और वो यहाँ पर मर भी सकता है।
पर वहीं उस मॉन्स्टर के सिर पर हमें यांडू को दिखाते जिसने अपनी तलवार के साथ बड़े ही आराम से उसको मार दिया था और वो बड़ी आराम से उसके ऊपर बैठा हुआ था और वो मॉन्स्टर डुआई के सामने आकर गिर जाता है। ये सीन देखने में थोड़ा फनी है कि यहाँ पर यांडू बड़ी आराम से उसके ऊपर बैठा हुआ है और उस मॉन्स्टर के गिरते ही यांडू डुआई से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि चीफ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। जिसके बाद यांडू डुआई से आगे बोलता है, यानी अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। इस समय पर सभी मॉन्स्टर्स को मारना और यहाँ से लोगों को निकालना ये सब तुम एक्ट के लोगों के ऊपर छोड़ दो। तुम्हें बस यहाँ पर सभी अवेकर्स को सपोर्ट करने के ऊपर फोकस करना होगा। पर वहीं यांडू के पीछे सुइन आकर खड़ा हो जाता है तो यांडू सुइन से पूछता है, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ कि तुम उस मॉन्स्टर यानी ड्रैगन को खत्म कर दोगे? तो सुइन उससे कहता है कि बिल्कुल। तो यांडू उसको गुड लक करता है, जिसके बाद सुइन फिर से उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर वो अपने डिवाइन फ्लेम से अपने डिवाइन फिनिक्स को समन करके ऊपर की तरफ जाने लगा था, जिससे वो इंगियोन का सामना कर सके। और इंगियोन ने भी सुइन को अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था और सब सुइन बिल्डिंग के ऊपर साइड रन करते हुए इंगियोन की तरफ बढ़ने लगा था। तो इंगियोन सुइन को देख उसके ऊपर दहाड़ मारकर अपने हाथों से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है, पर वहीं उल्टा सुइन ही अपनी तलवार को घुमाते हुए इंगियोन के हाथ पर एक कट मार देता है। इसलिए वो हवा में जंप करते हुए सीधे इंगियोन की पीठ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इंगियोन ने ऊपर से सुइन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता हुआ देख लिया था, इसलिए उसने अपने शील्ड को एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से सुइन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। पर जब सुइन अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर स्लैश मारने की कोशिश करता है, पर तब भी वो अपनी ताकत के साथ भी उसके ऊपर स्लैश नहीं मार पाता। ये देखकर सुइन काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ के ऊपर एक छोटा सा कट मार देता है, पर वो वहाँ से गिरने लगा था, इसलिए उसने जल्दी से अपने फिनिक्स को बुलाकर अपने आप को बचा लिया था। जिसके बाद वो नीचे आकर अपने फिनिक्स को गायब कर देता है, पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है, ये मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा टफ है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पर साथ ही वो आगे कहता है कि मुझे लगा ही था, इसे लड़ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर वो जंप करते हुए फिर से एगियोन से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और एगियोन अपने मुंह से अपनी ब्लैक फायर को निकालते हुए उसे सुइन के ऊपर अटैक कर देता है, पर सुइन यहाँ पर अपने डिवाइन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी फ्लेम से बच जाता है, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन फ्लेम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करके उसकी आंख को घायल कर देता है। इसकी वजह से एगियोन को काफी ज्यादा चोट लग गई थी और वो दर्द में चिल्लाया जा रहा था, पर तभी सुइन के पीछे से एगियोन की पूंछ आकर उसके ऊपर टकराती है, जिसको सुइन नोटिस नहीं कर पाता और इसकी वजह से वो जाकर सीधे एक बिल्डिंग से टकराता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर यहाँ पर सुइन ने फिर से अपनी डिवाइन फ्लेम्स की मदद से यहाँ पर एक बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बच गया था। जिसके बाद वो एगियोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पर इसे दूसरी बार लड़ रहा हूँ, पर फिर भी इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुका हूँ। पास्ट लाइफ में जब आनिया सिटी के अंदर आउटब्रेक हुआ था तो यहाँ पर पूरे में तबाही तबाही हो गई थी, यहाँ पर लगभग 15,000 से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी और लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। और यहाँ पर अचानक से डंजन के आउटब्रेक में बदल जाने की वजह से सही समय पर ज्यादा अवेकर्स यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए नहीं आ पाए। पर जब मैं यहाँ पर एक डंजन को क्लियर करने के बाद पहुंचा था तब मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसको यहाँ पर रोक सकूं, और भले ही इसके पास कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स क्यों ना हो, मेरे पास ग्रिम है जिसकी मदद से मैं जिसको भी चाहूँ आसानी से काट सकता हूँ, बस उसके लिए मेरा मन होना चाहिए। जो कहते ही सुइन एगियोन की फायर बॉल्स के सामने जंप कर देता है, उनको बड़े आराम से अपनी ग्रिम के साथ काट देता है और साथ ही आगे कहता है, यहाँ पर फायर का इस्तेमाल करने के बाद एगियोन को थोड़ा समय लगता है जिससे वो अपने आप को फिर से चार्ज कर सके। जो कहते ही सुइन अपनी लीफ स्किल का इस्तेमाल करते हुए एगियोन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो उसकी नेक के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि अभी वो अपने पास से कुछ स्पीयर्स निकालता है जिनका नाम ड्रैगन स्लेयर स्पीयर होता है और ये एक लेजेंड पर बेस्ड वेपन है जिसका नाम गन ग्रेन है। ये अब इसकी आइटम शॉप के अंदर बिक रहा था, पर डिमांड के तौर पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसको केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये एक ऐसा वेपन है जो कि अपनी पावर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो कहकर सुइन अपने स्पीयर के अंदर अपनी पावर्स को इम्यून करने लगता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिखाते कि वहाँ पर और भी कई सारे स्पीयर अपीयर हो गए हैं। और ये करते हुए सुइन कहता है कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से श्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे होते हुए एक भी इंसान मेरे हाथों के अंदर रहते हुए यहाँ पर मारा नहीं जाएगा। जो कहते ही सुइन अपने ड्रैगन स्लेयर स्पीयर को एगियोन के ऊपर शूट कर देता है और यहाँ पर सुइन ने इस स्पीयर को इस्तेमाल करने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल, डेडली और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, जो कि सीधे जाकर एगियोन के गले में जाकर टकराने वाला था। और इसके साथ और भी कई सारे स्पीयर्स जाकर एगियोन के ऊपर टकराने वाले थे और जैसे एगियोन का ध्यान इसके ऊपर जाता है, हजारों की मात्रा में कई सारे स्पीयर्स उसकी बॉडी को पूरी तरह से छल्ली छल्ली कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका खून पूरी बिल्डिंग के ऊपर उछड़ जाता है। एगियोन की बॉडी पूरी तरह से स्पीयर में कवर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारा जा चुका था और वो यहाँ पर आसमान से नीचे गिरने लगा था। और जैसे वो नीचे गिरता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सुइन ये देखकर नीचे आकर खड़ा हो गया था और वो एगियोन को देखते हुए कहता है, लगता है कि ये यहाँ पर काम कर गया। और एगियोन की
की बॉडी को देखकर वो कम्प्लीटली श्योर हो जाता है कि वो यहाँ पर मारा जा चुका है। इसलिए सुन ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि मेरा वेपन यहाँ पर काम कर गया। पर वहीं हमें आगे दिखाते कि इग्योन की बॉडी के अंदर से एक अजीब तरीके का मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला जीव उसकी पीठ के ऊपर आकर बैठ गया था। ये देखकर सुन कहता है द हाफ ड्रैगन इग्योन को खत्म करने के बाद जरूर से ये अपीयर होता और ये इग्योन्स की सोल में से एक है। वो देखने में किसी इंसान की तरह लग रहा था और वो सुन की तरफ देखते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा दर्द भरा है। क्या वो तुम हो जिसने मुझे यहाँ पर रोका है? अगर तुम कौन हो? तो सुन उससे बोलता है तुम्हें मुझसे ये पूछने से पहले क्या तुम्हें ये मुझे नहीं बताना चाहिए कि आखिर तुम क्या हो या कौन हो? ये सुनकर वो कहता है क्या आखिर मैं कौन हूँ? जो कहते हुए मॉन्स्टर रोने लगा था और वो चिल्लाते हुए कहता है ये दर्द भरा है, ये दर्द देता है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसके ये बोलते ही इग्योन के अंदर फिर से जान आ चुकी थी जो कि सुन के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये देखकर सुन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये दर्द भरा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वहीं उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा खून बगड़ता है पर ये देखने में किसी तरीके से खून की बारिश लग रहा था, पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन की तरह इस्तेमाल होता है। और वो मॉन्स्टर आगे चिल्लाते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वहीं वो खून की बारिश जाकर सुन को लगती है जिसकी वजह से उसका फायर बर्ड भी खत्म हो चुका था। और सुन के ऊपर इस तरीके से अटैक होता हुआ देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। सुन यहाँ पर खून की बारिश का सामना करने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ था और वो उसे कुछ भी नहीं कहता। हमें आगे दिखाती इग्योन अपने हाथ के पंजे को उठाते हुए सुन के ऊपर से अटैक कर देता है और यह हिट सीधे सुन को जाकर टकराता है जिसकी वजह से सुन पीछे जाकर एक दीवार से टकराता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर मर चुका होगा। इग्योन भी उसके सामने खड़ा हुआ था और उसको भी ऐसा लग रहा था कि शायद शुन यहाँ पर मर चुका है। और तभी वहाँ पर ली जूहू भी आ जाता है जो कि डुआई को देखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया, सुयुन कहाँ पर है? पर जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो इग्योन वहाँ पर खड़ा हुआ था जिसको देखकर कहता है कि प्लीज मुझसे ये मत कहना। पर वहीं हमें आगे दिखाते कि इग्योन सुयुन की बॉडी को खा रहा था। ये देखकर ली जूहू काफी हैरान हो गया था और वो कहता है ये तो सुयुन है। और हमें आगे दिखाते कि इग्योन ने सुयुन को चबा चबा कर उसको पूरी तरह से खा लिया था और इसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाते कि सुयुन की यहाँ पर मौत हो जाती है। ली जूहू ये देखकर पूरी तरह से दंग हो चुका था और उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो अभी उसके सामने हो रहा था। वो ये देखकर पूरी तरह से दंग हो चुका था, उसका दिल पूरी तरह से दहल चुका था कि सुयुन उसकी आंखों के सामने यहाँ पर मारा जा चुका है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये देखकर वो दांत पिसपिसाते हुए चिल्लाकर कहता है कि सुयुन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर वही सुयुन के पास एक नोटिफिकेशन आती जब उसे बताया जाता है कि आपकी हेल्थ पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और यहाँ पर वो अपने एक स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि इमॉर्टल है। इसकी वजह से सुयुन की बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी और वो इसलिए इग्योन का शुक्रिया करते हुए कहता है कि इग्योन तुम्हारा शुक्रिया। और हमें आगे दिखाते हैं कि सुयुन के पास और भी कई सारे पैनल्स खुलते हैं जहाँ पर उसे बताया जाता है कि हेल्थ, स्पीड और सारी की सारी चीजें फिर से इंक्रीज हो चुकी हैं और उसकी फिजिकल एबिलिटी भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सुयुन ये देखकर स्माइल करता है और इग्योन के मुंह को चीरते हुए उसके बाहर आ जाता है और साथ ही वो आगे कहता है यहाँ पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से मैं पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। पर वहीं हमें ग्लिचेस के साथ इग्योन की हाफ सोल को भी दिखाते हैं जो कि सुयुन को उसके अंदर से देख रही थी और वो उसको देखते हुए कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है और आखिर ये इंसान कौन है? क्या एक डिमोनिक ड्रैगन? ये बहुत ज्यादा अजीब है पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये तो मेरा अपोनेंट था। और हमें आगे सुयुन को दिखाते जो कि इग्योन के चेहरे से निकल कर बाहर आ गया था और उस हाफ सोल को सुयुन के अंदर कोई और दिखाई देता है पर उसका चेहरा पूरी तरह से ग्लिच हो चुका था, इसलिए ये देखने में समझ में नहीं आता कि आखिर इंसान कौन है। जिसके बाद हमें आगे दिखाते कि सुयुन अपनी तलवार को निकालते हुए इग्योन के ऊपर स्लैशेस लगाना चालू करता है और यहाँ पर वो उसकी चेहरे के ऊपर जंप करके उसको काफी घायल कर देता है और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं अभी अपनी टॉप नोस्ट कंडीशन के अंदर हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी मुझे एक फेदर की तरफ फील हो रही है। जिसके बाद सुयुन अपनी लीव स्किल का इस्तेमाल कर इग्योन की बॉडी के ऊपर कई सारे स्क्रैचेस लगा देता है और बहुत सारे कट लगा देता है। पर ऐसा करने में उसे दिक्कत आ रही थी और वो अपने मन में सोचता है इसकी बॉडी सच में बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं इसकी बॉडी के ऊपर एक जगह निशाना नहीं लगा सकता पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं तो इसका वीक स्पॉट जरूर होगा। जो कहकर सुयुन फिर से लिव स्किल का इस्तेमाल कर उसके ऊपर कई सारे कट लगा देता है पर साथ ही वो आगे कहता है कि आगे इसकी बॉडी पर वो वीक पॉइंट कहाँ पर हो सकता है। पर वही सुयुन को इग्योन की पूंछ के ऊपर एक कट दिखता है जिसको देखकर वो कहता है कि यही वो वीक पॉइंट हो सकता है जिसको मैं देख रहा था। इसलिए सुयुन अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और इग्योन की पूंछ पर उस कट के ऊपर निशाना लगाता है जहाँ पर पहले से ही निशान था और उसका स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इग्योन की पूंछ बीच में से ही कट जाती है। इसकी वजह से इग्योन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द में चिल्ला रहा था और ये देखकर सुयुन कहता है लगता है कि अभी समय नहीं हुआ कि जब तुम अपने सेंसेस में आ जाओ फैल्कन। ये नाम सुनने के बाद उस हाफ सोल को समझ में नहीं ये नाम सुनने के बाद वो हाफ सोल फिर से क्लिच में चली जाती है और उसे ये नाम समझ में नहीं आता। वो अभी भी कंफ्यूज था और उसे ये नाम क्लियर नहीं था कि
आखिर ये नाम किसका है। मास्टर फैल्कन आखिर ये कौन है। उसे कुछ लोगों की इमेज दिखती है जो कि उससे कह रहे थे कि हमें आप पर भरोसा है, आप हम लोगों को बचा लेंगे। उसे अपने सामने एक आर्मर दिखता है और लोग उससे कह रहे थे प्लीज एगियोन डेमोनिक ड्रैगन को हराकर हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारी आखिरी होप है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फैल्कन को एगियोन से लड़ते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था, पर उनकी फाइट थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एगियोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि फैल्कन चाहकर भी उसे नहीं हरा पा रहा था। और ऐसे ही उन दोनों की काफी लंबे समय तक लड़ाई चलने के बाद फैल्कन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे किस तरीके से हराया जाएगा। पर तभी उसे एक मेथड याद आता है जिसको याद करते हुए कहता है यहाँ पर केवल एक ही तरीका है जिससे मैं इसको यहाँ पर हरा सकता हूँ। अगर मैं इस कमीने को यहाँ पर कंट्रोल करना चालू कर दूं तो ये यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक नहीं कर पाएगा और फिर ना ही किसी को मार पाएगा। जिसके बाद हमें आगे दिखाते कि फैल्कन ने एगियोन के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया था। ये सीन देखने में काफी ज्यादा टेरेबल था और ये देखने में काफी ज्यादा बुरा लगता है। जो लोग अपनी आखिरी सांसें लेते हुए फैल्कन को ये सब करता हुआ देख रहे थे वो रोते हुए कहते कि मास्टर आपको ऐसा नहीं करना था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर सोइन अपनी डिवाइन फ्लेम्स के साथ इस बार एगियोन के पैर के ऊपर अटैक करता है और उसके एक पैर को भी काट देता है। जिसके बाद वो फैल्कन से आगे कहता है जितने लोगों को तुमने बचाया था और जिन लोगों को तुम बचा नहीं पाए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम इस तरीके से देख कर खुश होंगे। सोइन की बात सुनकर वो हाफसोल कहती है क्या उन लोगों को जिनको मैंने बचाया और वो लोग जिनको मैं बचा नहीं सका। एगियोन मरने की हालत में था, इसकी वजह से उसे सोइन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो फिर से सोइन के ऊपर अटैक कर देता है। पर अब एगियोन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो सोइन का सामना कर सके, इसलिए सोइन अपनी डिवाइन फ्लेम की मदद से बड़े ही आराम से उससे बच जाता है। और फैल्कन अपनी दबी हुई आवाज में सोइन से कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर एगियोन से लड़ रहा हूँ। और हमें आगे दिखाते कि एगियोन के अटैक की वजह से सोइन पीछे धका गया था, पर वो अपनी डिवाइन फ्लेम की शील्ड की वजह से यहाँ पर बच गया था। और फैल्कन उससे आगे कहता है पर अभी भी मैं इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं यहाँ पर इस एगियोन का सामना कर सकूं और इसको हरा सकूं। जो कहते वो फिर से अपने ब्लड ड्रेन को एक्टिव कर देता है और ये देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर सोइन के ऊपर अटैक करने वाला है, पर वो सभी ब्लड ड्रॉप्स एगियोन के ऊपर ही पॉइंट हो जाती है, जो देखकर एगियोन भी हैरान हो गया था। सोइन भी ये देखकर काफी सरप्राइज था क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर फैल्कन अपने आप को कंट्रोल में ला सकता है। जिसके बाद वो खून की बारिश एगियोन के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से एगियोन दर्द में चिल्लाने लगता है क्योंकि यहाँ पर वो और भी ज्यादा घायल हो चुका था। और फैल्कन अपने ही हाथों से अपनी छाती को चीरते हुए सोइन को उसका वीक पॉइंट बताते हुए कहता है अभी इसको खत्म कर दो, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम इसे यहाँ पर खत्म कर दो। ये देखकर सोइन समझ चुका था कि फैल्कन आखिर यहाँ पर क्या कहना चाहता है, इसलिए सोइन जल्दी से अपनी डिवाइन फ्लेम से एक स्पीयर बनाने लगता है जिससे वो उसके अंदर छेद कर उसे यहाँ पर मार सके। पर एगियोन ने ये देख लिया था और वो इतनी जल्दी यहाँ पर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर आसमान की तरफ निकल जाता है जिससे वो यहाँ पर सोइन से बचकर अपनी जान को बचा सके। वो अपनी स्पीड की वजह से बहुत ऊपर पहुंच चुका था और उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो यहाँ पर बच सकता है। पर सोइन ने एगियोन की छाती के ऊपर अपना निशाना लगाया हुआ था, इसलिए वो अपने स्पीयर को अपनी पावर के साथ इम्यून करते हुए एक जोरदार स्टैंड लेकर हवा में अपने स्पीयर को छोड़ देता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो एगियोन के पीछे से आते हुए फैल्कन को पीछे से चीरते हुए उसकी छाती में एक छेद कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर मारा जाता है। और फैल्कन के यहाँ पर मरने की वजह से एगियोन की भी जान जाने लगी थी, इसलिए वो दर्द में दहाड़ने लगा था और वो तेजी से नीचे गिरने लगा था। और सभी अवेकर्स उस ड्रैगन को नीचे आता हुआ देख रहे थे और वो लोग ये देखकर कहते हैं कि वो ड्रैगन ऊपर से नीचे गिर रहा है। और इस बार एगियोन बहुत ज्यादा ऊपर से गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से कई सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गड्ढा बन जाता है। अब एगियोन के यहाँ पर मर जाने के बाद फैल्कन भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जहाँ पर वो वहीं पर पड़ा हुआ धीरे धीरे कर मर रहा था। सोइन जल्दी से अपने फिनिक्स की मदद लेकर वहाँ पर आकर फैल्कन की हालत को देखता है और उससे कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी यादों के बारे में सब कुछ याद आ चुका है जो भी तुम्हारे साथ पहले हुआ था। तो फैल्कन उससे मरती हुई हालत में कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ था और ये सब करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती थी। मैं तीसरा एम्परर का नाइट था फैल्कन। मैंने एक बहुत लंबे समय पहले इस हाफ ड्रैगन एगियोन से लड़ने की कोशिश करी थी, पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसकी वजह से मैंने इसे बहुत समय तक लड़ाई करी, पर इसने मेरे पूरे नेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसलिए आखिर में मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इसे एक अनदर डायमेंशन के अंदर ट्रैप कर लिया था। पर इसके परिणाम अनुसार हम दोनों के बीच में कई सारी बैटल्स हुई, जिसकी वजह से हम दोनों की बॉडी ही एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई थी। और जब मैं उस डायमेंशन से पूरी तरह से निकल कर बाहर आया तो मुझे ये पता चला कि इस कमीने ने मेरी बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब मेरी सोल ही अकेली बची है, जिसका मतलब इतने समय से मैं
निर्णय वो था जो कि यहाँ पर कई सारे इनोसेंट लोगों को मार रहा था। जो कहते हुए फैल्कन अपनी मरते हुई हालत में भी रोता जा रहा था। तो ये सुनने के बाद सुन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने सिर को घुमाते हुए कहता है, अब इस चीज के ऊपर पछताने के लिए तुम्हें काफी लंबा समय हो चुका है, इसलिए अब इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हें उस सब की बजाय उस चीज को याद करना चाहिए जिसको तुमने बचाया था, न कि उस चीज के ऊपर फोकस करो जो तुमने खो दिया। क्या तुमने ऐसा कर तुम्हारे नेशन को नहीं बचाया, वरना और भी न जाने कितने सारे लोग थे जो कि वहाँ पर मारे जाते। तो फैल्कन उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे हो, पर सच बताऊं तो तुम इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं हो। ये सुनकर सुन कहता है, हाँ मुझे ही पता है कि मैं इस तरह की चीजों में काफी ज्यादा बुरा हूँ। पर फैल्कन उससे आगे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे जरा सा भी रिग्रेट नहीं है तो मैं जरूर यहाँ पर झूठ बोलूंगा। पर अगर मुझे फिर से एक और मौका मिलता है और मैं पास्ट के अंदर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर फिर से उसी चीज को चुनूंगा जो कि यहाँ पर मैंने इस बार चुना था। उस बार की तरह मैं सभी को बचाने की कोशिश करूंगा, न कि अपने आप को बचाने की। ये सुनकर सुन कहता है, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं पीछे आया और यहाँ पर मैंने भी वही चुना जो कि मैंने पहले चुना था। जिसके बाद फैल्कन अपने पास अपने आर्मर को निकालते हुए सुन से कहता है, आज तुम्हारी वजह से मैं एक लंबी चलने वाली फाइट को यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ये देना चाहता हूँ। ये तेसी राम का सबसे ज्यादा बेस्ट बनाया हुआ आर्मर है जो कि यहाँ पर एक से लड़ने के लिए मेरे लिए बनाया गया था, जिसे मैं आज तुम्हें यहाँ पर देना चाहता हूँ। सुन उस आर्मर को लेते हुए फैल्कन का शुक्रिया करता है। जिसके बाद फैल्कन वहाँ पर मरते हुए कहता है, मैं एक बार और तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज तुमने एक बहुत ही ज्यादा लंबी लड़ाई को यहाँ पर खत्म कर दिया। जो कहते ही फैल्कन धीरे धीरे कर वहाँ पर वेपराइज्ड होना चालू हो जाता है और उसकी बॉडी फिर से एक ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद वहाँ पर धूल में गायब हो जाती है और वो धूल में बनते हुए कहता है, अब आखिरकार तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ, यानी आराम से मर सकता हूँ। स्वेन वहाँ पर फैल्कन को मरता हुआ देखकर काफी उदास था और ये देखकर मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया पर आखिर में उसने सबको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। सच में ये काफी ज्यादा बुरा था। और स्वेन भी ये देखकर कहता है, मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। पर यौन के वहाँ से गायब हो जाने के बाद बादल छटने लगते हैं और फिर से धूप जमीन को छूने लगती है। स्वेन भी अपने सामने रोशनी के किरण को देखकर काफी खुश होता है और तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है और वो पीछे की तरफ देखता है कि लीजू और डुआई दोनों ही सुन की तरफ बढ़ रहे थे और वो दोनों ही काफी घबराए हुए थे। और लीजू जल्दी से सुन के पास आकर घबराते हुए कहता है, क्या कहीं पर तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो सुन उससे कहता है कि तुम देख सकते हो कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिसके बाद लीजू घबराते हुए उससे आगे कहता है, वो तो एक बहुत ज्यादा टेरेबल स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पर मर चुके हो। तो सुन भी उससे कहता है कि हाँ, ये मेरी सोच से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज्यादा। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि लगभग मैं यहाँ पर मारा ही जाऊंगा। जिसके बाद डुआई सुन से कहता है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही आज यहाँ पर किसी को भी कोई भी चोट नहीं आई है। और मुझे पता है कि डायरेक्टर ने इस चीज के लिए जरा सा भी अप्रूवल नहीं दिया था, पर यहाँ पर मैं इसीलिए तुमसे यहाँ पर माफी मांगता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। जो कहकर वो सुन के सामने झुक जाता है और आगे कहता है, इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। सुन ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं भी ये देखकर काफी खुश हूँ कि यहाँ पर किसी को भी कोई भी चोट नहीं आई है। जो कहते ही सुन आगे पीछे हिल रहा था और वो पीछे की तरफ गिरने लगा था। ये देखकर लीजू काफी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी है? पर जैसे ही वो सुन के पास जाकर उसको गोदी में उठाता है तो वो ये देखकर कहता है कि नहीं, ये तो बस यहाँ पर सो रहा है। ये सुनकर डुआई उसे कहता है कि ये जरूर यहाँ पर पूरा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका होगा। पर ये काफी ज्यादा खुशी की बात है कि इसको यहाँ पर जरा सी भी इंजरीज नहीं आई है। पर साथ ही डुआई सुन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, इस सिचुएशन को संभाल लेने के बाद भी अब एक बहुत ज्यादा बड़ा तूफान है जो कि जल्दी ही इस लड़के की जिंदगी में शुरू होने वाला है। और यहाँ पे इस तूफान के प्रोटैगनिस्ट होने के बाद भी ये सच में काफी ज्यादा शांति से और प्यार से सो रहा है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी न्यूज में इसी की खबर चल रही थी और सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। और वो लोग यहाँ पर डम गिल्ड के टेररिज्म को इस चीज से मिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आउटब्रेक और डम गिल्ड के बीच में क्या रिश्ता है। पर आखिर में सभी लोग इस सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पर सुन का शुक्रिया करते हैं। जिसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सुन लेटा हुआ था, पर अचानक से उसकी आंखें खुलती है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो गया था और वो डर कर जल्दी से बैठ जाता है। वो काफी कंफ्यूज था और वो अपने आसपास देखते हुए कहता है, क्या मैं एक हॉस्पिटल के अंदर था? मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर बेहोश हो गया था, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर मैं यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कब आया। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर मेरे को जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से मैं काफी लंबे समय से बेहोश था। फिर वो अपने मोबाइल में टाइम देकर काफी और सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ पर 3 दिन से ज्यादा से सो रहा था। जिसके बाद उसका ध्यान टेबल की साइड में रखे हुए चिट्ठियों के ऊपर जाता है जिसको वो देखता है तो वहाँ पर सभी लोग
लोग जो कि इसके लिए काफी ज्यादा चिंता में थे और लीजू भी जो कि इसकी काफी चिंता करता था, उन लोगों ने उसके लिए कार्ड भेजे थे। ये देखकर सुन काफी खुश होता है और वो सारी चीजों को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि मेरे फोन के ना उठाने की वजह से सभी लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लीजू को बता देना चाहिए कि मैं होश में आ चुका हूँ। और ऐसे ही सुन बहुत देर तक और भी कई सारी चीजों के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसके गेट के ऊपर नॉक नॉक होती है, जो देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है। तो गेट को खोलते हुए एक पैर आता है, जिसको देखकर सुन काफी हैरान हो गया था और हमें दिखाते कि वहाँ पर हाकजुन होता है, उसकी हालत काफी खराब थी और वो एक हॉस्पिटल के अंदर एक तलवार को लेकर आ गया था। सुन ये देखकर उसे कहता है, तुम तो हाकजुन हो। हाकजुन की हालत काफी खराब थी और सुन उसको देखकर सोचता है, इसकी हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसके साथ जरूर यहाँ पर कुछ हुआ है। तो सुन हाकजुन को देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो? पर आखिर तुम्हारे चेहरे के साथ यहाँ पर क्या हुआ? तो हाकजुन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो कहकर वो उसकी टेबल पर एक जोरदार हाथ पटकते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हें मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोचकर कैसा लगता है? क्या तुम यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो? जो कहते हुए एक फेक हंसी देने की कोशिश कर रहा था, पर सुन ये देखकर समझ चुका था और वो थोड़ा कंफ्यूज भी था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।